हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल दोषी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम, CSIR, जेस्ट, TIFR या अलग अलग MSc एंट्रेंस एग्जाम या इंटीग्रेटेड PhD एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में है या कोई फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में देखिए इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से फील्ड निकाला हम लोगों ने यूजिंग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स। कैसे गॉस लॉ डिसाइड करता है कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। कंडक्टर के ऊपर अगर कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर चार्ज हम लोगों ने प्लेस किया है, तो वो चार्ज किस तरह से कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, that is decided by Gauss law. And one more fact, that electric field is zero in the bulk of conductor. हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोनों लॉ, एक तो Gauss law of electrostatics है और दूसरा the fact that E is zero in the bulk of conductor, कैसे ये दोनों मिलके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेगा कैसे कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग धीरे धीरे थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, that is determination of charge on conductors. कंडक्टर देखिए पहली बार हम लोग के कोर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जितने भी केस लिए थे हम लोगों ने, सारे के सारे नॉन कंडक्टर्स थे, सारे के सारे नॉन कंडक्टर्स थे। कंडक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल है, भगवान ने इसको बहुत ही आराम से बनाया है और बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज दिए हैं जो कि और बाकी जगह आपको नहीं दिखता है। सो कंडक्टर इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मटीरियल। कंडक्टर्स फाइनली इंटर्ड इनटू आवर कोर्स। कंडक्टर फाइनली हमारे कोर्स में आ गया है। इसके पहले हम कंडक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे जानबूझ के, ठीक है, कंडक्टर हम पढ़ाए ही नहीं थे। अब कंडक्टर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आगे कंडक्टर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आगे देखते रहेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स का तो एक अलग ही हो गया ना, मेटल्स पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो सॉलिड स्टेट वाला पार्ट हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग तो है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चश्मा लगाए हुए हैं, तो हम लोग को हर जगह चार्ज और फील्ड ही दिख रहा है, समझे। इवन डाइपोल को भी हम लोग, मॉलिक्यूल को भी डाइपोल की तरह देख रहे थे, क्योंकि हम लोग तो उसी एंगल से देख रहे हैं ना हर चीज को, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द चार्ज ऑन कंडक्टर्स, हाउ चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंडक्टर्स, ठीक है। कैसे, व्हाट आर द अंडरलाइंग principles or laws which decides the charge on conductors, ठीक है। so let's do it. It's going to be a small video. इसका बाद में एप्लीकेशन करेंगे हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेके। so we are into charge on conductors. मान लो कोई कंडक्टर दिया हुआ है, दिस इज कंडक्टर, राइट, दिस इज कंडक्टर। पूरा सॉलिड है, अंदर में पूरा बल्क है, कंडक्टिंग मैटर है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई इस पे हम लोग चार्ज प्लेस करते हैं, इफ आई प्लेस क्यू चार्ज, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या ये क्यू बल्क में चला जाएगा या नहीं जाएगा? वी आर पुटिंग स्टैटिक चार्ज, इस पे एक स्टैटिक चार्ज कर रहे हैं। अब बताइए क्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले ये समझो कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि ओबे करना होगा। मतलब चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द कंडक्टर, चार्ज इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन द कंडक्टर सच दैट द फर्स्ट लॉ विच इट मस्ट ओबे इज द इलेक्ट्रिक फील्ड in the bulk of conductor is zero. कंडक्टर के बल्क में, इनसाइड, ये बल्क मतलब ये सब पॉइंट अंदर के पॉइंट, कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होता है। When I am saying इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हर जगह जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो। दूसरा चीज,
चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मस्ट बी ओबेड। मतलब कहने का मतलब यह है कि चार्ज इस तरीके से कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर रिमेन्स जीरो, एंड सेकेंड थिंग द डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट वायलेट गॉस लॉ, शुड नॉट नहीं, मस्ट नॉट वायलेट गॉस लॉ। ये दो बेसिक लॉज है। अच्छा, ये कहां से आया है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, जो नेक्स्ट चैप्टर जो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक करेंगे तो वहां हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो, क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर जीरो है। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसमें डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए इसको आप एक फैक्ट के फॉर्म में मान लीजिए, हम पे भरोसा करके, ठीक है, कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और हम गलत बोलेंगे नहीं, हम सही ही बोलेंगे, ठीक है। तो आप एक फैक्ट के फॉर्म में ले लो, एक लॉ के फॉर्म में ले लो, और ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इन नटसेल व्हाट आई मीन टू से इज द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन सच ए वे दैट दीज टू बेसिक लॉज मस्ट नॉट बी वायलेटेड। एक चीज समझो आप, जो नेचर का किंगडम जो है ना, नेचर का जो पूरा राज है वो बहुत ही बड़ा है। द किंगडम ऑफ नेचर इज वास्ट, इट इंक्लूड्स द होल यूनिवर्स, मी, यू, एवरीथिंग। जो नेचर जो है, नेचर गवर्न्स ओवर ए वेरी वास्ट टेरिटरी, बहुत बड़ा इसका किंगडम है। किंगडम का हिंदी क्या उसको बोलेंगे, टेरिटरी, मतलब राज है, राज बोलेंगे, क्षेत्र है ना, बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन करता है। नेचर जो है बहुत बड़े रीजन पे शासन करता है। दैट रीजन इंक्लूड्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। और जितना बड़ा कोई किंगडम होता है ना, उसको गवर्न करने के लिए सेट ऑफ लॉज उतने ही स्ट्रिक्ट होने चाहिए, नहीं तो अनार्की फैल जाएगा, समझे। जैसे आप देखो फैमिली में भी बड़े सारे लॉज होते हैं कि भाई बच्चों को सुबह 6 बजे उठना है, रात के 11 बजे सोना है। हम लोग पढ़ते थे तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट लॉज हमारे गार्जियंस फ्रेम कर रखे थे कि 11 बजे सो जाना है, 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियरिटी था। देखो मिडिल क्लास फैमिली में कोई, इवन वी आर बोर्न इन लोअर मिडिल क्लास, कैसे पुअर फैमिली, तो वहाँ से आगे बढ़ने का जरिया क्या है, मतलब आपके माँ बाप जो हैं उनके जो सैलरी इनकम तो लिमिटेड है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो एक फिक्स इनकम ही है ना, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा हो इनकम ऐसा उस रेट से बढ़ता भी नहीं है, और बढ़ भी रहा होगा तो मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा तो रिसोर्सेज नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो वैसे केस में फॉर ए फैमिली व्हाट इज द वे टू ग्रो इन द सोसाइटी, एजुकेशन। बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ा के अगर हम टीचर हैं तो बच्चों को इंजीनियर बना दो, ठीक है, कोई सोच में गलती नहीं है। हर आदमी सोचता है कि उसके कंडीशंस इंप्रूव करें, तो इसलिए टू इंश्योर ऑल दोज थिंग्स कि बच्चे सही से पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा करें, कंपटीशन निकालें, जेई निकालें, नीट निकालें, उसके लिए एक सेट ऑफ लॉज हर गार्जियन घर में बनाता है कि इस तरह से एक सेट ऑफ लॉज है। मतलब गार्जियन भी एक टाइम से आ जाता है ताकि बच्चे के साथ बैठा रहे, ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ें, अकेला फील ना करें। तो इस तरह से सेट ऑफ लॉज बनते हैं, बट दो सेट ऑफ लॉज आर नॉट सो स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, 4 से 4 10 भी हो सकता है। अगर 5 बजे उठना है तो 5 से 5:15 भी हो सकता है, 5 से 4:45 भी हो सकता है, मतलब उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो टेरिटरी है ना, किंगडम बहुत छोटा है, 4-5 लोगों का परिवार होता है तो बहुत छोटा किंगडम है। तो छोटा किंगडम में क्या है कि लूज सेट ऑफ लॉज चल जाते हैं, मतलब सेट ऑफ लॉज है लूज, तो वो जो प्रोसेसर प्रोसीड करते हैं उसने स्ट्रिक्ट फैशन में नहीं जाते। मतलब 5 बजे लोगों को उठना है तो 5 से 5:10 भी होता है, 5:05 भी होता है, 5 से 5 मिनट पहले भी हो सकता है, बिकॉज द सेट ऑफ लॉज है लूज, वो इनफैक्ट रिटर्न भी नहीं होता है, सब इन्हीं को उसको लिख के रखा हुआ है, मतलब सेट ऑफ लॉज, लूज सेट ऑफ लॉज, क्योंकि किंगडम छोटा है। वहीं से आप आगे बढ़ जाइए, आप किंगडम के बाद चले स्कूल में चले। अब स्कूल में देखो डायरी जो मिलता है उसमें अलमनक, स्कूल में मान लो 500-1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मतलब इंडिविजुअल का संख्या लेट से 1000 हो गया, नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ बस वाला सब और बच्चा लोग मिला के 1000 इंडिविजुअल्स हो गया, तो एक बड़ा सिस्टम हो गया। अब वहाँ पे रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, वहाँ पे रूल्स जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे,
उन रूल्स को कोडिफाई भी किया जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे किसी को, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो कोडिफाई कर देगा। अलमनाक जो मिलता है ना, डायरी, उसमें लिखा रहता है रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, हम लोग पब्लिक स्कूल में गए थे सरकारी स्कूल से, तो देखे कि डायरी मिलता है, डायरी में बहुत रूल लिखा रहता था सब। ठीक है, एक रूल तो ये भी था कि भाई अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है। ठीक है, मतलब मेस में भी लोग पकड़ लेता था कि अंग्रेजी में तुम नहीं बोल रहा हो, मेस मतलब वो कैंटीन में, तो वहाँ पे रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चा लोग इंजॉय नहीं करता है कई बार, जितना स्ट्रिक्ट रहता है ना, क्योंकि ऑफकोर्स फिजिक्स में एक लॉ, इंट्रोपी हमेशा जब बढ़ता है ना तो हम लोग उसको इंजॉय करते हैं, इंट्रोपी घटता है तो उसको इंजॉय नहीं करते हैं। तो रूल जितना ज़्यादा होगा ना, इंट्रोपी उतना घटता है। तो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू वोंट इंजॉय प्रोसेस वेयर योर इंट्रोपी फॉल्स। ठीक है, यू नेवर इंजॉय प्रोसेस वेयर योर इंट्रोपी इज फॉलिंग। तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट जो रूल्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, वी डोंट एंजॉय देम एंड वी हैव अ टेंडेंसी टू वायलेट देम आल्सो, वी हैव अ टेंडेंसी टू वायलेट देम आल्सो बिकॉज दैट इज अपोजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग आवर इंट्रोपी। इंट्रोपी हमारा घटाता है, इंट्रोपी हमारा कम होता है उससे, तो हम लोग उसी को कभी भी लाइक नहीं करते हैं। एनीवे, मतलब मेरा पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट इंट्रोपी वाला नहीं है, अभी इंट्रोपी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप बड़े बड़े सिस्टम में जाएंगे, बड़े सिस्टम में जाएंगे, रूल्स गेट स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्ट होते जाता है, टफ रूल्स हो जाते हैं। बट स्कूल में भी देखो कई बार रूल्स में रिलैक्सेशन रहता है। जैसे मान लो 8 बजे स्कूल पहुंचना है तो 8:05 में पहुंचते हैं, तब भी लोग कहता है अच्छा आ जाओ यार, कोई बात नहीं, आगे से टाइम से आना। ठीक है, और मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब टिफिन में मान लो 1:30 से मतलब 10 से 10:30 टिफिन है, तो मतलब लंच ब्रेक है, जो भी ब्रेक होता है खाने का ब्रेक होता है, तो 10:30 के बजाय 10:35 में भी आता है तो कहता है ठीक है रे तुम बहुत लेट आता है, कोई बात नहीं आ जाओ अंदर आ जाओ। ठीक है, होमवर्क नहीं भी करके आते हैं तो हल्का सा ठीक है कोई बात नहीं, रोज करके लाते हो आज नहीं करके लाए, तो वहाँ फिर भी रिलैक्सेशन है, बट उतना नहीं है जितना फैमिली में होता है, उतना रिलैक्सेशन नहीं है कि जितना फैमिली में होता है। यहाँ तो संडे को लोग 8-9 बजे तक सोया रहता है। ठीक है, वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द फैमिली, बट उतना वायलेशन वहां नहीं कर सकते। द वायलेशन, द डिग्री ऑफ वायलेशन बिकम लेस इन स्कूल्स। स्कूल से भी आगे अगर मूव करेंगे, व्हेन यू मूव टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करना है, एक स्टेट को गवर्न करना है, द रूल्स बिकम मोर स्ट्रिक्ट, रूल्स बिकम मोर स्ट्रिक्ट। मुझे याद है कि मतलब एक बार हमको, मेरा छत पे टंकी खुला रह गया था, बंदर बहुत है इस एरिया में दिल्ली में, तो वो टंकी खोल देता है। एक बार एमसीडी का लोग आ गया और चालान कर दिया, ठीक है, कि डेंगू वो का मच्छर है। ठीक है, हम उसको समझाए कि ये रनिंग वाटर है, स्टैंडिंग वाटर नहीं है, टंकी भरते हैं रोज, उसको हम लोग पी जाते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर नया पानी आता है, तो कैसे मच्छर पनपेगा। वो समझा नहीं, वो समझा ही नहीं, चालान करके चला गया। हम भी नहीं गए, जिसने बुलाया था, तो देखे कि वारंट आ गया, पुलिस वारंट लेके आ गया कि अरेस्ट तुमको करेंगे हम। यार इतना बड़ा क्राइम तो हम नहीं किए भाई। बोला कि तुम आए नहीं कोर्ट में। फिर हम गए तो वो जो जज बैठे हुए थे, ड्यू रिस्पेक्ट, वो बिना सुने 2000 का चालान, 2000 रुपये जमा करो, कोई लॉजिक कुछ नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, जमा कर दो, चलो। तो मतलब सेट ऑफ लॉज बिकम स्ट्रिक्ट। छोटा छोटा वायलेशन पे आपको फाइन या पेनल्टी या इस टाइप का चीज हो जाता है। छोटा छोटा फाइन, छोटा छोटा मिस्टेक पे भी देयर आर रूल्स कि भाई तुमको पनिश करेंगे हम। ठीक है, और कंट्री को गवर्न करना तो और स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो तो बिल्कुल कोडिफाई हो जाता है भाई साहब। मतलब कि हल्का सा भी कोई चीज हुआ तो पेनल्टी, रेड लाइट क्रॉस कर गया, किसी तरीके से नहीं देख पाया, चलो चालान भरो, मतलब रूल्स। ठीक है, हालांकि लोग मान जाता है, बट ठीक है, रूल्स, उसका पनिशमेंट भी डिफाइन है। ऐसे ही अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते जाओगे तो यूनिवर्स जो गवर्न कर, नेचर इज गवर्निंग द होल यूनिवर्स। अब वो इतना बड़ा किंगडम है कि उसको लूज या रिलैक्स्ड रूल से नहीं गवर्न कर सकता है, बहुत अनार्की हो जाएगा। देखो आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हुआ था। तब तक हम लोग क्या किए कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हुआ तब तक जो ब्रिटिश वाला जो चल रहा था उसी को फॉलो करते रहे, क्योंकि कंट्री तो 1 घंटे के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना बिना कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, फिर हम लोग उसको लागू किए 26 जनवरी 1950 को, गांधी जी बोले थे 26 जनवरी 1950 को लागू किए।
तो उसके बाद वो ब्रिटिश वाला लैप्स कर गया और हम लोग फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए। हालांकि जो लॉज बने थे वो कंटिन्यू होते चले गए, आईपीसी वगैरह, पुलिस एक्ट वगैरह तो पहले का ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। मतलब 1 सेकंड के लिए, मान लो अगर 5 मिनट के लिए भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स ना हो तो पता नहीं कितना मारकाट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना अनार्की फैल जाएगा। 5 मिनट तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई भी लॉज अगर उसमें के लिए एग्जिस्ट ना करे, उसमें ना 5 मिनट लोग क्या क्या कर बैठेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा सिस्टम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉज होने चाहिए और लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तभी एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही नेचर, जब यूनिवर्स गवर्न करो तो सबसे बड़ा रूलर है ना नेचर। जो यूनिवर्स गवर्न कर रहा है तो यूनिवर्स में सब कुछ सुचारू रूप से चले, एक सेट पैटर्न में चले, उसके लिए नेचर ने सेट ऑफ रूल्स बनाए। जितने भी सिस्टम है उसमें देखोगे एक सेट ऑफ रूल्स है। जैसे मैकेनिक्स है तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है, ये सब सेट ऑफ लॉज हैं। अब कोई भी मैकेनिकल फेनोमेना इनको वायलेट करके नहीं जा सकता है, ठीक है। आप अगर इधर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो यू हैव सेट ऑफ लॉज फॉर मैक्सवेल इक्वेशंस अलोंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना नहीं होगा जो इसमें से कोई एक लॉ भी वायलेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो यू विल नॉट हैव एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों लॉज को वायलेट करे। नेचर वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जिस्ट ही नहीं होने देगा। नेचर विल नॉट अलाउ सच ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू एग्जिस्ट if it goes in violation with any of these laws. If it goes in violation with any of these laws, nature will not allow such charge distribution to exist. Nature is a very very strict ruler. Nature काफी strict ruler है, वो किसी भी तरह का वायलेशन को टॉलरेट नहीं करता है। वो ऐसा चीज को एग्जिस्ट ही नहीं होने देगा जो उसके किसी भी लॉज को वायलेट कर रहा हो। बस में ये एक पंचलाइन है, ये एक कवे, इसको दिमाग में भर लो कि नेचर कभी भी कोई ऐसा फिनोमेना नहीं होने देगा जो उसके किसी लॉज को वायलेट कर रहा है। अगर कहीं आप लॉज का वायलेशन देख रहे हैं इसका मतलब आपको लॉ का पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉज कैसा हो ही नहीं सकता है कोई फिनोमेना जो लॉज को वायलेट कर रहा हो। अगर कहीं वायलेशन देख रहे हो इसका मतलब तुम लॉज को कंप्लीट नहीं जानते हो, लॉज कुछ और है, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों लॉज हैं, इनको फॉलो करते हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एक चीज और, ये कंप्लीट सेट ऑफ लॉज है, मतलब इसको फॉलो करते हुए एक से अधिक टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनको ओबे करते हुए एक से अधिक टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी आप समझो। मतलब ये बिल्कुल यूनिकली डिफाइन कर देता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यू हैव whenever you put charge on the conductor, the charge will get distributed in such a way that electric field in the bulk of conductor is 0. Second thing, Gauss law of electrostatics must be obeyed, ठीक है। अब इन दोनों लॉज को ध्यान में रखते हुए I'll draw a conclusion, इनको ध्यान में रखते हुए एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। दैट कंक्लूजन इज कि स्टैटिक चार्जेस, वो आपको बताएं कैसे। वी आर ड्रॉइंग है that conclusion is static charges never resides in the bulk of conductor. Static charges never resides in the bulk of conductor. देखिए कैसे, I'll show you how. सपोज करो एक गॉसियन सर्फेस हमने अंदर लिया, सो आई टेक द गॉसियन सर्फेस, ठीक। अब एक गॉसियन सर्फेस का पूरा जो गॉसियन सर्फेस है वो कंप्लीटली बल्क में लाई कर रहा है। पूरा का पूरा गॉसियन सर्फेस जो है वो कंप्लीटली बल्क में लाई कर रहा है। मतलब गॉसियन सर्फेस का एक एक हिस्सा जो है कंडक्टिंग मैटर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, मतलब बल्क में है, ठीक है, बल्क में है। बल्क मतलब अंदर का वॉल्यूम, ठीक है, उसमें है। इसका मतलब ये है कि सिंस द गॉसियन सर्फेस कंप्लीटली लाइज इन द बल्क, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सर्फेस इज गोइंग टू बी 0. इलेक्ट्रिक फील्ड
at each and every point on the Gaussian surface is going to be 0. That means what? That means the flux is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा हर पॉइंट पे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा. इंटीग्रैंड इज 0, इंटीग्रल इज ऑलवेज 0, वाइस वर्सा में नॉट लिखिए. ठीक है, तो इंटीग्रैंड ई 0 है तो पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा. दैट मीन्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस विल आल्सो बी 0. जो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है वो भी 0 हो जाएगा. इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी स्टैटिक चार्जेस नहीं होगा. मतलब द नेट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस विल बी 0. बिकॉज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क इज 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा. ये ला, इसको ऊपर वाला जो लॉ है 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज 0, दैट विल इंश्योर कि फ्लक्स बिकम 0. और चूंकि गॉस लॉ भी वायलेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि फ्लक्स इज 0, द चार्ज इनक्लोज विल बी 0. इट मींस द नेट चार्ज इनक्लोज बाय एस इज गोइंग टू बी 0. बट आप कह सकते हैं ठीक है, नेट चार्ज इनक्लोज विल बी 0, बट वी कैन ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ चार्ज q and minus q. आप कह सकते हो ना, ठीक है नेट चार्ज 0 होना है ना, कोई बात नहीं, हम q और माइनस q रख सकते हैं. लेकिन ये भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गॉस लॉ है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है. ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करेगा. देन इन दैट केस हम गॉसियन ये भी तो ले सकते हैं, ये भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं. तो अगर ये q और माइनस q ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ वायलेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब देखो जो एस डैश आपने लिया गॉसियन सरफेस, ये भी पूरा बल्क में लाई कर रहा है, ये भी पूरा बल्क में लाई कर रहा है, तो फ्लक्स इसके क्रॉस 0 होगा. सो नेट चार्ज इनक्लोज शुड आल्सो बी 0. दैट मींस दिस q शुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज़ नेट चार्ज इनक्लोज बाय s डैश शुड आल्सो बी 0. दैट मींस ये जो q ली है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब ये है कि आप कोई भी स्टैटिक चार्ज नहीं होगा. मान लो कहीं भी कोई स्टैटिक चार्ज है, आई कैन ऑलवेज फाइंड अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज इनक्लोजिंग दैट चार्ज and completely lying in the bulk, and for this surface the Gauss law will be violated, but Gauss law cannot get violated. इसका मतलब है कि इस तरह का स्टैटिक चार्ज बल्क में लाई ही नहीं करेगा. इस तरह का स्टैटिक चार्ज बल्क में नहीं लाई करेगा. You won't have any static charge in the bulk of conductor. और ये काफी यूजफुल चीज है. You cannot have any static charge in the bulk of conductor. ठीक है, बल्क ऑफ कंडक्टर में कोई भी स्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. समझ में आ रहा है ये आपको? ये काफी इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दीज टू. ये दोनों बेसिक लॉज हैं. इन दोनों बेसिक लॉ के बेसिस पे इनको क्लब करके एक हमने कंक्लूजन ड्रा किया है, दैट इज द स्टैटिक चार्ज विल नेवर लाई इन द बल्क ऑफ कंडक्टर. इट मींस कि जो भी आप क्यू ऊपर से डाल रहे हैं वो सरफेस पे लाई करेगा. इट विल लाई ओनली ऑन द सरफेस. नो चार्ज इज गोइंग टू इंटर इनटू द बल्क. कोई भी चार्ज बल्क में इंटर नहीं करेगा. द चार्ज विल लाई ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. आज के लिए इतना ही, ठीक है. एंड हम लोग इसका यूज करके हम लोग एग्जांपल लेंगे. पहला एग्जांपल लेंगे इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज, फिर 2 कंडक्टिंग सीट लेंगे, फिर 3 कंडक्टिंग सीट लेंगे और फिर जनरलाइज कर देंगे. हम आपको बता देंगे कैसे निकलेगा. अगर अलग अलग पैरेलल सीट ऑफ कंडक्टर्स है तो किस तरह से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग करते हैं. एंड यू आर वाचिंग टी विद्या फिजिक्स चैनल. एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए कि ज्वाइन करने के लिए. नया चैनल है, सब्सक्राइब करवाइए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके. ठीक है, सो दैट दिस इंफॉर्मेशन नॉलेज कैन रीच मासेस. फ्री है, लेट्स एजुकेट द मासेस अबाउट फिजिक्स. ठीक है, अच्छा करेंगे हम लोग, देश में रिसर्च करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.